जय हिंद साथियों, आप सबों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में इसका वेटेज अभी के समय में बढ़ते चला जा रहा है। तो इसलिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिसमें साइंस में हम लोग सबसे पहले फिजिक्स शुरू कर रहे हैं और फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले यदि आपने पॉलिटी का क्लास नहीं देखा है, जो कि अलग अलग टॉपिक वाइज कराया गया है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और यह क्लासेज जो है सभी एग्जाम, बिहार एसआई, बीपीएससी टीचर, एसएससी, रेलवे, अन्य जितने भी एग्जाम है वनडे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, मात्रक और बीमा। चैप्टर है मात्रक और बीमा। तो मात्रक और बीमा से जानने से पहले जरूरी हो जाता है भौतिक राशि को जानना, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार भौतिक राशि का यूज होगा। तो चलिए भौतिक राशि के पहले बारे में सबसे पहले हम लोग जान लें, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसको जानना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो किसी भी चीज को अगर हम व्यक्त करते हैं, किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। तो उसी में हम लोग अगर भौतिक राशि पूछे कि क्या है, तो वैसी राशि जिसको व्यक्त संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके, जिसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसे माप सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे वेग, विस्थापन, समय, त्वरण, यह सभी जो है क्या है, भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है, जिसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं और मात्र उसको प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। और भौतिक राशि के लिए जो है कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान होना ही चाहिए और दूसरा मात्रक होना ही चाहिए। अगर इस दोनों में से एक भी अनुपस्थित रहेगा तो वह भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं 5 मीटर, 5 मीटर, तो 5 क्या है, इसमें 5 संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है। और m क्या है, मेजरमेंट है। m क्या है, मेजरमेंट है, मापन है। तो याद रखिएगा, तो भौतिक राशि किसको कहते हैं, जिसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। m है, मीटर है, जो लंबाई का मात्रक है। तो यह हो गया भौतिक राशि। अगर हम सिर्फ 5 लिख देंगे तो यह भौतिक राशि है, नहीं है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि भौतिक राशि वही होगा जिसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सके और प्रत्यक्ष रूप से माप सके। तो अब यहाँ पर क्या है, संख्यात्मक रूप से इसको व्यक्त कर दिए हैं, लेकिन इसको माप नहीं सकते हैं। 5 क्या है, किलोग्राम है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण यह जो है भौतिक राशि नहीं है। दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भौतिक राशि में समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भौतिक राशि क्लियर हो गया। अब सवाल है कि भौतिक राशि क्लियर कर लिए हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में और 11th में कि भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का भौतिक राशि होता है। तो उन दोनों प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। 2 प्रकार का जो भौतिक राशि होता है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशि, और दूसरा जो होता है डेरिवाइड क्वांटिटीज, डेरिवाइड क्वांटिटीज, जो कि व्युत्पन्न राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब सवाल यह है कि मूल राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो वैसी भौतिक राशि जो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो याद रखिएगा, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वह स्वतंत्र होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी भी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ, लंबाई, जैसे मास, द्रव्यमान, जैसे टाइम, समय। तो याद रखिएगा, जैसे करेंट,
विद्युत धारा, यह सभी जो है भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। जबकि अब डेरिवाइड क्वांटिटीज किसको कहते हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या होता है? वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको व्यक्त करने के लिए किसका आवश्यकता होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि। अभी स्वतंत्र होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यह स्वतंत्र नहीं होता है। इसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसको व्यक्त करने के लिए इस राशि की आवश्यकता होती है। जब दो ही राशि होगा तो इसको व्यक्त करने के लिए कौन राशि? डेरिवाइड क्वांटिटी, जिसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न मतलब बना हुआ, व्युत्पन्न मतलब ही होता है बना हुआ, डेरिवाइड मतलब ही होता है बना हुआ। तो ये वैसी भौतिक राशि, वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसको व्यक्त करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, मूल राशि की आवश्यकता होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवाइड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि। क्लियर हो गया? तो व्युत्पन्न राशि जैसे आयतन, वॉल्यूम, क्षेत्रफल, एरिया, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यह सभी जो है कौन सा राशि है? यह सभी डेरिवाइड क्वांटिटीज है। अब हम देखेंगे कि क्या वास्तव में यह डेरिवाइड क्वांटिटीज है या नहीं है। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है आयतन, तो आयतन से ही हम लोग देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि यह है भी या नहीं है। तो आयतन डेरिवाइड क्वांटिटीज है या नहीं है, देख लेते हैं। आयतन, आयतन, वॉल्यूम, आयतन को भी देख लेते हैं, और हम लोग एरिया, क्षेत्रफल को भी देख लेते हैं, और वेलोसिटी, वेग को भी देख लेते हैं। तो आयतन क्या होता है? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि घनाभ का आयतन, तो आयतन मतलब क्या हो गया? जो वस्तु जितना स्थान छेकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH, लेंथ, बेस एंड हाइट। अब देखिए लंबाई जो है, पहले ही मैंने आपको बताया कि लंबाई, लेंथ जो है यह कौन सी राशि है? यह है मूल राशि। तब देखिए इसको व्यक्त करने के लिए, आयतन को व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता हो गया। जैसे ही किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता होगी, उसे हम लोग डेरिवाइड क्वांटिटीज कहेंगे। तो यह कौन सा क्वांटिटीज हो गया? डेरिवाइड क्वांटिटीज। क्लियर? उसके बाद एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर होता है LB, लेंथ एंड बेस, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू बेस। तब लंबाई फिर देखिए इसमें आ गया, तो यह कौन सा राशि है? मूल राशि। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता होगी, उससे स्वतंत्र नहीं होगा। देखिए इसमें लंबाई आ गया, स्वतंत्र है नहीं है, तो यह कौन सा राशि हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि, डेरिवाइड क्वांटिटीज। उसी प्रकार वेलोसिटी, वेग बराबर क्या होता है? कि विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? विस्थापन किसको कहते हैं? दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे A और B है, जैसे मान लीजिए यहां पर A है, B है, यहां C है, यहां D है। तो A और B के बीच, जैसे A और B के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? दिखाई नहीं देता होगा, एक बार यहां लिख देते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए A, B, C और D। तो अब यहां पर हमको निकालना है कि विस्थापन A और B के बीच कितना है। तो मैंने आपको बताया कि विस्थापन दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। अब देखिए A से B तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तब पहुंचेंगे। ये देखिए लंबा दूरी हो गया, इतना दूर आना पड़ा, इतना दूर आना पड़ा, इतना दूर आना पड़ा, ठीक। और उसके बाद एक रास्ता है A से लेकर B तक, ऐसे पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया न्यूनतम दूरी। तो यह जो न्यूनतम दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे नाक छूना हो तो ये हो गया विस्थापन, और इधर से घुमा के छुएंगे तो दूर हो गया ज्यादा, तो दूरी हो गया। तो विस्थापन हमेशा क्या होगा? छोटा दूरी। तो A और B के बीच की दूरी, दूरी को हम लोग किस में नापते हैं?
दूरी एक तरह से मीटर में नापते हैं। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, एक तरह से लंबाई ही हो गया। तब विस्थापन वेग भी क्या हो गया कि किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर ही। और लंबाई जो है कौन राशि है? मूल राशि। इस कारण वेग भी जो है कौन सा राशि है? डेरिवेटिव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि। इसी तरह से आप लोग आगे जितने भी आते हैं, जैसे त्वरण आए तो उसको भी, उसका भी पता कर सकते हैं, चाहे बल आए उसका भी पता कर सकते हैं कि अब व्युत्पन्न राशि है या नहीं है। मूल राशि 7 होता है। मूल राशि कितना होता है? सिर्फ 7 होता है। उसको आप लोग याद रख लीजिएगा कौन कौन सा होता है। तो एक याद रखिएगा लंबाई, लेंथ। दूसरा याद रखिएगा समय, टाइम। तीसरा याद रखिएगा द्रव्यमान, मास। चौथा याद रखिएगा विद्युत धारा, करेंट। पांचवा याद रखिएगा ताप, टेम्परेचर। उसके बाद एक याद रखिएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक याद रखिएगा पदार्थ का परिमाण। टोटल 7 मूल राशि होता है। इसके अलावे जो भी राशि होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। इसके अलावे जो भी राशि बनेगा वह इसी राशि की सहायता से बनेगा, अन्यथा बन नहीं सकता है। क्लियर हो गया? तब हम लोग मात्रक देखेंगे। मात्रक किसको कहते हैं? सबसे पहले हमने भौतिक राशि देखा। तब भौतिक राशि को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, जिस मानक की आवश्यकता होती है, जैसे या मान लीजिए कुछ है तो इसको मापने के लिए जिस मानक की हम लोग क्या करते हैं, जरूरत महसूस होता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही भौतिक राशि पहले समझा दिया कि भौतिक राशि होता क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार भौतिक राशि आने वाला है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड मानक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता होती है, समय को मापने के लिए सेकेंड की, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर की, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला की, उसी प्रकार ऊर्जा को मापने के लिए जूल की। तो यह जो है क्या है? मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल। तो याद रखिएगा। अब मात्रक भी 2 प्रकार का होता है। मात्रक भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यूनिट भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो अब मात्रक जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स और डेरिवेटिव यूनिट्स। डेरिवेटिव यूनिट्स। अब मूल मात्रक क्या है? तो वैसा मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो व्युत्पन्न मात्रक जो है वैसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव यूनिट्स कहते हैं। तो हम लोग देख लेंगे कि डेरिवेटिव, जैसे कि मूल राशि से हम लोग निकाले थे कि व्युत्पन्न राशि सेम टू सेम है, आगे हम लोग देख भी लेंगे। क्लियर हो गया? तो अब लोग जानना ये जरूरी है कि मूल मात्रक कितना है। तो मूल राशि जो 7 था तो वही मूल मात्रक भी है। ऐसा पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7। 2 संपूरक मात्रक है, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। तो पहले हम लोग अब मात्रक देख लिए हैं, तब आगे हम लोग देखते हैं। मात्रक कंप्लीट हो गया। तो मात्रक की पद्धति काफी इंपॉर्टेंट है। मात्रक की पद्धति को भी हम लोग देख लेते हैं कि मात्रक की पद्धति, मात्रक की पद्धतियां काफी इंपॉर्टेंट है जानना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की पद्धतियां। तो मात्रक की कुल 3 पद्धति है। कितने पद्धति? 3 पद्धति। एक है सीजीएस पद्धति सिस्टम, एक है एफपीएस सिस्टम और एक है एमकेएस सिस्टम। तो सबसे पहले हम सीजीएस सिस्टम जानेंगे। सीजीएस सिस्टम देखिए, लंबाई मूल राशि में जो 3 मूल राशि है शुरू में, एक है लेंथ लंबाई, एक है मास द्रव्यमान और एक है टाइम। तो इस तीनों से ही हम लोग तुलना करते जाते हैं। तो सीजीएस पद्धति में इन 3 राशियों का जो मात्रक होता है, पहला है लेंथ लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान मास का मात्रक होता है ग्राम और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। क्लियर? तो याद रखिएगा सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और टाइम का सेकेंड। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है फुट फीट
और द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब देखिए सीजीएस सिस्टम को ही फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। सीजीएस सिस्टम को ही क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। किस सिस्टम को? सीजीएस सिस्टम को। और एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। और फ्रेंच सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब लास्ट है एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम जो लास्ट है, इसमें लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। तो एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम हमने देख लिया। तो अब जो है इस तीनों सिस्टम को जब हमने देखा तो एमकेएस सिस्टम का ही आधुनिक रूप, मॉडर्न रूप जो है वह है एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का ही आधुनिक रूप है एसआई सिस्टम। तो याद रखिएगा किस सिस्टम का? एमकेएस सिस्टम का। एमकेएस सिस्टम का ही आधुनिक रूप है एसआई सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट है। एसआई सिस्टम जो आया था 1960 ईस्वी में मापतौल का अधिवेशन हुआ था। तो मापतौल अधिवेशन में ही एसआई सिस्टम को स्वीकार किया गया था। किस अधिवेशन में? 1960 के अधिवेशन में। याद रखिएगा एसआई सिस्टम को स्वीकार किया गया। और एसआई सिस्टम किसका आधुनिक रूप है? एमकेएस सिस्टम का। क्लियर। अब देखिए इन चारों सिस्टम में जो है समान रूप से सेकेंड इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है और इसमें भी समय का मात्रक सेकेंड ही आता है। तो चारों पद्धति में पूछा जाता है कि किसका यूनिट मात्रक समान होता है, तो वह है टाइम का। किसका? टाइम का मात्रक समान होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समय। और इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। चारों सिस्टम में किसका मात्रक समान होता है? टाइम का। क्लियर। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, मात्रक की पद्धति भी देख लिए, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इससे आगे देखेंगे और इससे आगे देखेंगे डायमेंशन। काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन देखेंगे। तो डायमेंशन क्या होता है? किसी भी यूनिट को हम लोग जब डायमेंशन में व्यक्त करते हैं तो तीन चीज लेते हैं, एक लंबाई, एक समय, एक द्रव्यमान, और उस पर जो हम लोग घात लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं, उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो आगे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से उसे देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एसआई पद्धति में मूल इकाई, मूल मात्रक की संख्या, फंडामेंटल यूनिट्स का नंबर जो होता है, संख्या होता है, टोटल 7 होता है। जिसमें मैंने आपको बताया एक लंबाई होता है, लेंथ, एक टाइम होता है, समय, एक विद्युत धारा होता है, करेंट, एक ज्योति तीव्रता होता है, एक ताप होता है, एक पदार्थ का परिमाण होता है, और एक जो है शुरू में ही छूट गया वह द्रव्यमान होता है। टोटल कितना है? 7। तब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन होता है। तो इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर, टाइम का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन, पदार्थ का परिमाण का मोल, द्रव्यमान का किलोग्राम। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए मीटर तो है ही, अभी जस्ट मैंने बताया। मीटर किसका है? लेंथ, लंबाई का। और किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का, मास का हो ही गया। न्यूटन किसका है? तो न्यूटन बल का। देखिए इसमें कहीं बल आया है जी? सातों में आया है? कहीं नहीं आया है? बल आया है? कहीं नहीं आया है। तो क्या आया है? सातों में ढूंढेंगे। सात में बल नहीं है, तो बल जो है मूल मात्रक नहीं है। सेकेंड, सेकेंड तो है ना, समय है, तो ये हो जाएगा सेकेंड, तो हो ही जाएगा। तो यहाँ कह रहा है नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन है बल का। बल मूल मात्रक क्यों नहीं है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। बल बराबर क्या होता है जी?
देख लेते हैं। एफ बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो एफ बराबर एम ए। तो एम द्रव्यमान जो है या तो मूल राशि है, तो देखिए मूल राशि है और मूल राशि की सहायता से ही बल को व्यक्त किया जा रहा है, जिसके कारण यह कौन सा राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि के ही मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवाइड यूनिट्स। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बल का एसआई मात्रक क्या है। अभी जस्ट बताया है मैंने, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एम क्या है, द्रव्यमान, ए क्या है, त्वरण। और बल का जो परिभाषा प्राप्त होता है या न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। जबकि बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है न्यूटन के किस लॉ से, सेकेंड लॉ से। किस लॉ से, सेकेंड लॉ से। तो वही है एफ बराबर एम ए, ठीक ना, एफ बराबर एम ए। तो अब एफ बराबर एम ए हो गया। तब देखिए या इसका मात्रक क्या होता है एसआई में, न्यूटन। तो एम का क्या होता है मात्रक, किलोग्राम। और ए का क्या होता है, ए क्या है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो मीटर का क्या, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्लियर हो गया। वाट किसका ऐसा मात्रक है, तो वाट है शक्ति का, पावर का। न्यूटन तो हो गया। पास्कल किसका है, पास्कल ऐसा है मात्रक है किसका, दाब का। क्लियर। तो इस सब में से सही आंसर हो जाएगा बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। अब कार्य किसको कहते हैं थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं मात्रक और बीमा, तो इसके लिए जरूरी है इसमें जितनी भी भौतिक राशियां आए उसका परिभाषा होना जानना आवश्यक है, फॉर्मूला जानना आवश्यक हो जाता है। फॉर्मूला परिभाषा से ही बनता है, तभी हम लोग इसका जो है डायमेंशन भी निकाल पाएंगे। कार्य किसको कहते हैं, कार्य जैसे हम दीवार में धक्का देते हैं तो दीवार खिसकता है, नहीं खिसकता है, लेकिन काम हम कर रहे हैं। दीवार में धक्का दे रहे हैं, काम हो रहा है। खाना हम खा रहे हैं, काम हो रहा है। तो ऐसे तो काम मान लिया जाता है, कार्य मान लिया जाता है, लेकिन फिजिक्स में इसको कार्य नहीं माना जाता है। काम तभी होगा जब उसकी अवस्था में चेंजिंग आएगी, उसकी स्थिति में चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आएगा, तभी कार्य होगा। जैसे हम दीवार को धक्का दिए तो दीवार खिसका, नहीं खिसका तो कार्य नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल के दिशा में जितना क्या होता है कि उसकी अवस्था चेंज हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसी कारण कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कार्य बराबर वर्क बराबर। तब फोर्स का क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है न्यूटन सेकेंड। इसी न्यूटन सेकेंड को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल। तो कार्य का ऐसा है मात्रक जूल, ऊर्जा का भी क्या होगा, जूल ही होता है। वाट, वाट मैंने अभी आपको बताया कि वाट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट किसका मात्रक है, तो पावर का, शक्ति का। और पास्कल किसका मात्रक है, दाब का, प्रेशर का। क्लियर, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शक्ति का ऐसा है मात्रक क्या, मैंने जस्ट अभी बताया। पावर का ऐसा है मात्रक क्या होता है, यूनिट। पावर्स ऐसा है मात्रक क्या होता है, पावर का क्या होता है, पावर का ऐसा है मात्रक क्या होता है, तो होता है वाट, वाट होता है। अब पावर किसको कहते हैं, तो कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई काम कितना समय में करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ना कि बहुत ज़्यादा सामान उठा लिया तो मतलब उसके पास पावर ज़्यादा है, तो वही बात है, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर क्या होगा, W/T। W क्या है,
यहाँ पर कार्य है। तो इसका ऐसा है मात्रक W का जूल और T का क्या होता है सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड होता है और जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं वाट कहते हैं। याद रखिएगा, एक एक चीज तोड़कर बता रहे हैं और यहीं से प्रश्न पूछते हैं, पूछा जाता है। इन्हें कि सीधे पूछ लेगा कार्य कैसा है मात्रक क्या है, खोजते रहिए ना ऑप्शन में जूल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तो आएगा कौन सी दे देगा न्यूटन सेकेंड। तो जानिएगा तभी ना हो पाएगा। वही शक्ति का ऐसा है मात्रक क्या है, तो अगर वाट नहीं रहे तो क्या होगा जूल प्रति सेकेंड। और कैसे आता है मैंने ये भी आपको बताया है। दिक्कत तो है, चलिए नए हैं बढ़ते हैं आगे। तो शक्ति का ऐसा है मात्रक क्या होता है जी वाट, क्लियर। जूल किसका कार्य का, ऊर्जा का न्यूटन, फोर्स का बल का, और पास्कल किसका होता है प्रेशर दाब का, क्लियर। दाब का ऐसा है मात्रक क्या होता है, जस्ट अभी बताया, दाब का ऐसा है मात्रक पास्कल। तो अब दाब किसको कहते हैं, दाब किसको कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल मतलब 1/, क्षेत्रफल 1/, एरिया पर जितना बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होगा बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या होगा बल बटे क्षेत्रफल, याद रखिएगा। तो बल का ऐसा है मात्रक क्या होता है जी न्यूटन, और क्षेत्रफल का एरिया, एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो आया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं पास्कल। तो याद रखिएगा दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही दाब कम होगा, ठीक। जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही दाब ज्यादा होगा, क्लियर। तो इन सभी को हमने देख लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, तापमान की ऐसा इकाई क्या है, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि तापमान का केल्विन। यह सभी क्या है पैमाना है। सेल्सियस क्या है तापमान का पैमाना है, फ़ारेनहाइट क्या है पैमाना है, केल्विन एसआई मात्रक है, और रॉमर यह भी क्या है पैमाना है। जैसे तापमान का पैमाना देखें तो एक है डिग्री सेल्सियस। जैसे सेल्सियस है या जो है टोटल 100 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है 100 भाग में, और प्रत्येक भाग को एक से गिनते हैं। टोटल कितने भाग में बटा होता है 100, याद रखिएगा। वही फ़ारेनहाइट पैमाना बटा होता है 180 भाग में। कितने भाग में 180 भाग में। रोमर पैमाना बटा होता है 80 भाग में, और या तो है डिग्री सेल्सियस या है डिग्री फ़ारेनहाइट, और यह है रोमर, और एक और है केल्विन, यह भी 100 भाग में बटा होता है, याद रखिएगा। तो लेकिन यहाँ तो ये तो शुरू होता है 100 भाग में बटा होता है, तो यह शुरू होता है 0 से। डिग्री सेल्सियस पैमाना 0 से शुरू होता है, वही फ़ारेनहाइट पैमाना शुरू होता है 32 से, और यहाँ रहता है 212। और यहाँ पर जो है रोमर 0 से 80 में, और केल्विन 273 से 373 के बीच। तो अब देखिए ये केल्विन 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री रोमर, क्लियर। इसी प्रकार यहाँ 373 केल्विन बराबर 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 80 रोमर डिग्री रोमर। तो इस सभी को हम लोग तो इतना पैमाना है तो ये दोनों तो बराबर हो गया। बाकी संबंध वाला आता है, तो संबंध का जैसे ही प्रश्न आएगा उसको हम भी उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है, मैंने शुरू में ही बताया, या मूल राशि है, मूल भौतिक राशि है, और या जो है मूल मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक क्या होता है एम्पियर। वोल्ट किसका है वोल्टेज का, वोल्ट किसका है वोल्टेज विभव का, किसका है विभव का। विभव किसको कहते हैं एकांक धन आवेश को किसी अनंत बिंदु से, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। जैसे एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश मतलब +1 कूलम एकांक धन आवेश है, इसको अनंत से ला रहे हैं किसी बिंदु तक, मान लीजिए P बिंदु तक लाना। यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं विभव कहते हैं, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, क्लियर। ओम किसका ऐसा मात्रक होता है प्रतिरोध का, और प्रतिरोध किसको कहते हैं जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसमें जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध। एम्पियर
विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो और कूलम, कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। किसका है? आवेश का। चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्लियर? 7 प्रश्न देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न, ज्योति तीव्रता की एसआई क्या क्या है? मैंने शुरू में ही बताया आपको, कैंडेला। ठीक। लक्स किसका होता है? ज्योति तीव्रता तो हो गया कैंडेला का। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और वर्क किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का। और लक्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ की मात्रा की एसआई क्या क्या है? तो ग्राम किसका है? सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, जबकि एमकेएस पद्धति में किलोग्राम मात्रक होता है द्रव्यमान का। एसआई पद्धति में भी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि मोल जो है पदार्थ की परिमाण की मात्रा है का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। जबकि मीटर लंबाई का। रेडियन जो एसआई पद्धति में मूल मात्रक है 7 है, जबकि संपूरक मात्रक, संपूरक जो मात्रक है या 2 मात्रक है। एक है संपूरक मात्रक 2 प्रकार का होता है। एक का मात्रक होता है, एक होता है रेडियन, एक होता है एस्टेरेडियन। रेडियन जो होता है समतल कोण का एसआई मात्रक होता है, और एस्टेरेडियन जो होता है या घन कोण का एसआई मात्रक होता है एस्टेरेडियन। याद रखिएगा, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक रेडियन एंड घन कोण सॉलिड एंगल का होता है एस्टेरेडियन। क्लियर? तो 2 मूल मात्रक है, जिसमें से रेडियन हो गया प्लेन एंगल का समतल कोण का, और एस्टेरेडियन हो गया सॉलिड एंगल घन कोण का एसआई मात्रक। अब थोड़ा जान लेते हैं रेडियन क्या होता है। जैसे ये वृत्त है, ये त्रिज्या है, तो इसके द्वारा जो कोण बनाया जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। वही जैसे ये भी ये गोला है, ये गोला का जो ये केंद्र है और इसका जो ये हो गया गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या r मान लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है इस दोनों के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर। यही जो इसके द्वारा जो कोण बनाया जाता है केंद्र पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो इसका ऐसा मात्रक एस्टेरेडियन होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा विमाहीन राशि है? तो विमाहीन राशि है मतलब कोई मात्रक के नहीं है। देख लेते हैं। कोण, कोण बराबर क्या होता है सूत्र? कोण बराबर आप लोग को याद रखना है चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अब जैसे देखिए ये एंगल है, अब जो है ये कोण यहाँ बन रहा है यहाँ, तो ये हो गया चाप, दिखाई दे रहा है? ये जो हो गया इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। और ये जो है त्रिज्या। ठीक, तो चाप देखिए इसको जो नापेंगे एक तरह से क्या है? दूरी है, लंबाई है। तो इसका मात्रक क्या होगा? लंबाई में लेंगे तो मीटर, और त्रिज्या, ये त्रिज्या ये भी दूरी है, लंबाई ये है, तो ये भी मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, कुछ बचा 1। तो इसलिए यह विमाहीन राशि है। तो कौन क्या है? विमाहीन राशि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? वेग, वेग का क्या होता है जी? विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो विस्थापन का मीटर, समय का सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। त्वरण का वेग में परिवर्तन की दर को, तो ऊपर में हो जाएगा वेलोसिटी, नीचे में हो जाएगा टाइम, वेग बटे समय। तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड ऑलरेडी, और नीचे में 1 और सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन। क्लियर? तो इसमें कौन सा विमाहीन राशि है? तो कौन? नेक्स्ट प्रश्न, प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र क्या है? अब विमेय सूत्र हम लोग देखेंगे। पहले ही मैंने बताया कि बीमा निकालने के लिए, किसी भी राशि का, भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए 3 मूल मात्रक का प्रयोग करते हैं। एक m का, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, कैल का, लंबाई का, तीसरा t समय का। 3 का है, यही 3 गो से निकालना है। देखिए यही 3 गो लिखल होगा इसमें, ये है ना? तीनों है जी, है ना? इस बार नहीं ना ना, तब इसको सीखेंगे कैसे निकलता है। पहले क्वेश्चन हार्ड आ गया। तो प्लांक नियतांक क्या होता है? प्लांक नियतांक जो है, प्लांक जैसे ही नियतांक है तो कांस्टेंट है,
जब बराबर हम लोग क्या कहते हैं कि समानुपाती रहे या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह रहे तो उसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं, उसी में प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक जो है इसका आवृत्ति का ऊर्जा के साथ संबंध होता है। और जब भी याद रखिएगा किसी भी चीज का हम डायमेंशन निकालेंगे तो उसका यूनिट पता होना अति आवश्यक है। अगर आपको यूनिट पता नहीं है तो कभी नहीं निकलेगा। जैसे प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड। एक पहले ही मैंने आपको बताया इसका आवृत्ति के साथ संबंध होता है, तो जूल सेकेंड होता है। और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रखिएगा, ये भी पूछता है प्लांक नियतांक का वैल्यू 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तब यहाँ पर जूल सेकेंड है, जूल सेकेंड है, इसी का ना बीमा पूछ रहा है, तब बीमा निकालना है जूल सेकेंड। जूल किसका होता है? ऊर्जा का। जूल किसका होता है? ऊर्जा का। और किसका? कार्य का। ऊर्जा का और कार्य का, दोनों में से कोनो ले लीजिए। जूल किसका होता है? ऊर्जा का या कार्य का। जैसे हम यहाँ कार्य का ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं? कार्य का। लेकिन यहाँ पर है ऊर्जा और आवृत्ति का संबंध ही क्या है? ऊर्जा और आवृत्ति का जो संबंध है वही क्या है? प्लांक नियतांक है। तब यहाँ पर जूल के बदले हम कार्य लें या ऊर्जा लें, बात एक ही है। कार्य ले लिए और यहाँ पर सेकेंड मतलब समय है, इसका मतलब बीच में है तो मतलब गुना है, नीचे मतलब भाग हो जाता है। अब कार्य, कार्य किसको कहते हैं भाई? तोड़ना है। जितना तोड़ेंगे तभी बीमा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलने वाला, नहीं तो रटना पड़े। कितना रटिएगा? संभव है? नहीं है। अब कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, ठीक। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और समय था ये है पहले से। हाँ, अब फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बराबर बल बराबर एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण। फोर्स बराबर एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण। एफ बराबर एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान तो नहीं टूटेगा लेकिन ए टूटेगा। एफ बराबर एम ए होता है, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर एफ को बदला क्या लिख सकते हैं? एम ए गुना डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन टूटेगा? विस्थापन नहीं टूटेगा। विस्थापन मतलब लंबाई, विस्थापन मतलब लंबाई। तो नहीं टूटेगा, ये लास्ट स्टेज में। सेकंड भी नहीं टूटेगा, ये भी लास्ट स्टेज में है। तो इसको आप विस्थापन का मीटर लिख देते हैं और यहाँ पर टाइम का सेकंड लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए एम टूट गया, ए नहीं टूटे, ए टूटेगा। अब सिर्फ कौन सी टूटेगा? ए बराबर क्या होता है? ए त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहीं पर सीख जाइएगा, तोड़ तोड़ के समझा रहे। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन v बटे टी। अब टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। समय टूटल है लेकिन वेग टूटेगा, अभी वेग नहीं टूटल है तो वेग टूटेगा। वेग किसको कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन डी बटे टी, नीचा में टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। दिक्कत है? नहीं नहीं। तो विस्थापन बटे यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए विस्थापन तो नहीं टूटेगा, विस्थापन नहीं टूटेगा। विस्थापन लास्ट स्टेज में आ गया। विस्थापन मतलब दूरी, मतलब मीटर। तो यहाँ हो जाएगा मीटर और नीचा में टी दूग है तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एम गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना एम गुना सेकंड। अब देखिए एम क्या हुआ है? 1 2 3 गो, तो एम 3 गो हो गया। सेकंड क्या हुआ? 2 गो। सेकंड क्या हुआ? 3 गो। सेकंड क्या हुआ? 3 गो। सेकंड 3 गो हो गया तो 3 गो हो गया। सेकंड क्या हुआ? 3 गो ना है, तो 3 गो ले लेंगे सेकंड को। और उसके बाद एल क्या हुआ इसमें? एल को नहीं ना, अति मीटर सेकंड स्क्वायर। और कुछ है? नहीं है इसमें। तो अब देख लेते हैं एक बार फिर से, इसको समझ लीजिए अच्छे से। सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये हो गया परिभाषा के अनुसार, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है? प्लांक नियतांक जूल और सेकेंड। तो जूल किसका होता है? जूल होता है कार्य का। कार्य का पहले निकाल लेते हैं। कार्य का क्या होता है? कार्य का बीमा पहले हम लोग निकालेंगे। कार्य का बीमा निकालेंगे तो कार्य का बीमा पहले निकाल लेते हैं। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, ठीक। कार्य बराबर बल गुने
विस्थापन। तो कार्य बराबर बल, बल का एस है, बल जो है बल बराबर क्या होता है, बल का प्लेन निकाल लेते हैं। बल का क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान का विमा क्या होगा, एम। द्रव्यमान का विमा क्या होगा, एम। अब यहाँ त्वरण का निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण का विमा निकालेंगे तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग ऊपर, परिवर्तन की दर मतलब समय नीचा। ठीक, अब वेग किसको कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटे समय, तो समय दुगुना हो गया तो समय के स्क्वायर हो जाएगा। विस्थापन को क्या होता है, ऐसा है मात्रक मीटर, तो मीटर को, मीटर मतलब एम, मीटर मतलब एम, मीटर मतलब क्या हो गया, एम हो गया। ठीक, मीटर होता है विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर, मीटर मतलब लंबाई, मीटर मतलब क्या हो गया, लंबाई का मात्रक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल। लंबाई को लंबाई को एल से सूचित करते हैं तो एल हो जाएगा। नीचा में टाइम दुग है, यहाँ टी दुग है नीचा में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। तो क्लियर। तो अब देखिए, तो यहाँ पर त्वरण का क्या निकला, एल टी -2, एल टी -2 आ गया। बल का निकाल लिए। ठीक, एगो बच गया विस्थापन। विस्थापन क्या है, दूरी है, लंबाई है, तो इसका भी क्या होगा, एल होगा। तो गुना क्या लिखेंगे, एल। क्या लिख देंगे, एल। कार्य बराबर हो गया एम एल टी -2 गुना एल। तो अब देखिए एम क्या हुआ इसमें, क्यों ना एगो लिखते हैं, एल क्या हुआ, दूगो, दूगो लिख दिए, टी क्या हुआ, -2। तो ऐसे कर दिए, इसको घेर दिए। यही हो गया प्लांक नियतांक का बीमा। मैंने उस समय जब मीटर को एम लिख दिया था गलती से, इस कारण M3 आ गया था। तो क्लियर हो गया, ML2 T -2। अब आगे प्रश्न आएगा तो आप निश्चित रूप से सीख जाइएगा। तो आंसर मिलाइए, ML2 T -2 कहाँ है, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा सूत्र क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप लोग पढ़े होंगे, G बराबर M1, सॉरी आप लोग पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर जो है G M1 M2 बटे R²। इस सूत्र पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर। तब यहाँ G का मान पूछ रहा है नियतांक का, तो G बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसके नीचे में नहीं कुछ, तो एक कोना कोनी गुना करेंगे, तो G बराबर क्या हो जाएगा, F गुना R² बटे M1 गुना M2। अब देखिए आ गया। अब इसी का निकालना है, न्यू बल, ये क्या है, बल है, आर क्या है, दूरी है, एम क्या है, द्रव्यमान है, ये भी एम क्या है, द्रव्यमान है। तब द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से। द्रव्यमान को एम से, दूरी लंबाई को एल से। तो यहाँ बच गया एफ, बल निकालना है। तो बल अभी जस्ट निकाले थे, एक बार और निकाल लेते ताकि सीख जाइए। बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का तो पहले ही क्लियर है कि एम होगा। अब त्वरण, त्वरण का क्या होगा, तो अभी हम निकाले थे, त्वरण बराबर होता है एल टी -2, एल टी -2, एम एल टी -2 लिख देंगे यहाँ पर। बल बराबर एम एल टी -2 होता है, तो लिख देते हैं। बल के बदला हम क्या लिखेंगे, एम एल टी -2। अब आर दूरी है, दूरी मतलब लंबाई, यहाँ पर क्या होगा, दूरी दूगो ना, तो L2 लिखेंगे बटे एम, एम क्या होगा, दूगो, तो M2 लिख देंगे। क्लियर। अब एगो एम कट गया, बचा एगो एम, नीचा में क्यों ना एम, ई एम ऊपर जाएगा। जब कोई नीचा में कोई चीज़ रहता है, जैसे 1/x है, तो x ऊपर जाता है तो पावर -1 हो जाता है, x अगर दूर रहेगा तो पावर -2 हो जाएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार अब ई एम नीचा में एगो है तो ऊपर जाएगा तो कौन चीज में होगा, माइनस में, एम -1 लिखेंगे। एल यहाँ पर क्या होगा, 3 गुण हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 लिखो, और टी क्या हुआ है, 2 को, तो हो जाएगा T -2। अब मिलाइए, m -1 L3 T -2, m -1 L3 T -2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्लियर। दिक्कत तो है? दिक्कत होगा तो फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न
ऐसे सीख जाइएगा। अभी क्या उन प्रश्न रखे हुए हैं। वेग का विमेय सूत्र क्या है सीखिए, अब आसान आया, पहले हार्ड तब आसान। वेग का विमेय सूत्र पहले ही बताया कि फॉर्मूला जानना आवश्यक है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, क्लियर। तो अब देखिए विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी को किस में नापते हैं, एल में। तो ऊपर में एल लीजिए, नीचा में समय को टी से, तो एल बटे टी, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए एल टी माइनस वन कहाँ है, ये हो जाएगा, क्लियर, दिक्कत नहीं। इसको सही दशा में अगर लिखेंगे तो एम नहीं कुछ तो जीरो एल टी माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्वरण का विमेय सूत्र क्या है, ये पहले होना चाहिए था, तब आप सीखते समझ में आते। अगर नई वीडियो पूरा देखिएगा तो ही पछताइएगा, यही सब पछतावा होता है। त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है, त्वरण वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ए बराबर भी बटे टी। अब देखिए वेग, वेग किसको कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं वेग। v बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं v बराबर d बटे टी। d विस्थापन, विस्थापन मतलब लंबाई, तो ऊपर में क्या हो जाएगा l, इसका भी सूत्र, और t नीचा में है, t ऊपर में जाए l बटे टी, ऊपर जाएगा तो कौन सी होगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो अब देखिए तो वेग का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन लिख सकते हैं, दिक्कत तो है। और समय नीचा में है तो एगो टी यहाँ है, ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ तो पावर एक, जब एक चीज को पावर दो बार रहता है, जैसे मान लीजिए एक्स पे पावर एम है, यहाँ एक्स पे पावर एन है, निचल का सेम है, तो ऊपर जब जाएगा भाग में रहता है तो घट जाता है, तो हो जाएगा एक्स पे पावर एम माइनस एन। तब घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस एक है, ये प्लस एक है, ठीक ना, तो ये ऊपर जाएगा तो कौन सी होगा, घट जाएगा, कौन सी होगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस एक क्या हो दो, एल टी माइनस दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल टी माइनस दो, क्लियर। इसी को ऐसे अगर एम नहीं कुछ है तो एम पर पावर कम से कम जीरो है, एल टी माइनस टू ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। दिक्कत तो है, हाँ नहीं ना, हाँ दिक्कत है नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या है, देखिए ऊर्जा, ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, क्या किसी कार्य करने की दर को ऊर्जा क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और किसी वस्तु किसी भी चीज में जो कार्य करने की क्षमता होता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। वैसे ही कार्य का ऐसा मतलब जैसे जूल होता है तो जूल का निकालना है, जैसे कार्य पर ले लेते हैं हम लोग, कार्य बराबर सिंपल बल, बार बार बल निकाले हैं तो बल गुना विस्थापन, बल का तो आप लोग सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो एक बार फिर सीख लीजिए। बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एफ गुना डी हुआ, तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए गुना डी। तो एम ए, एम का द्रव्यमान का एम होगा, ए क्या है त्वरण, ए बराबर त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर को v बटे टी अभी जस्ट निकाले हैं, v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टी, डिस्प्लेसमेंट बटे टी। डिस्प्लेसमेंट का मात्रा क्या होगा, लंबाई में लेंगे, टी कौन सी में होगा, समय का टी में, और नीचा में और टी है तो क्या हो जाएगा टी टू। तो यहाँ क्या होगा, ये टी टू जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एल टी माइनस दो अगुना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दूरी, एल लिखेंगे। तब देखिए गुना एगो एल क्या गो एल दो गो एल, एम एगो एल दो गो टी दो गो, एम एल टू डी माइनस एम एल टू टी माइनस टू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्लियर। समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तब फिर से देख लेना। नेक्स्ट, पास्कल किसका इकाई है, शुरू में ही बताया, पास्कल दाब का, बल का रे, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, ऊर्जा का रे, ऊर्जा का होगा जी जूल होगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, कई बार लोग सोच लेता है प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई, ना है, प्रकाश वर्ष लंबा दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, लंबा दूरी नापने की इकाई, तो हो जाएगा दूरी मापने का इकाई, किसका, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक। वही किलोमीटर में पूछे तो हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। क्यों,
क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो यहाँ 15 को है तो 3 को घट जाएगा तो 12 को हो जाएगा। क्लियर। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर। ठीक, यह होता है 746 वाट के। कितना होता है? 746 वाट के। यह किसका मात्रक है? शक्ति का। ठीक, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान भीमीय सूत्र रखता है? तब देख लेते हैं। कार्य और शक्ति कहियो रखेगा? कार्य और शक्ति कभी रखेगा जी? नहीं रखेगा। कार्य और ऊर्जा रहता तब समान रखता। बल और दाब सबको निकाल के देखना पड़ेगा अगर याद नहीं है तो। बल और दाब, बल और दाब, कार्य और शक्ति, कार्य और शक्ति, बल और दाब, बल और दाब पूछ रहा है। बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान। बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। यहाँ क्या है? दाब ना, प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल ऊपर में, नीचा में क्षेत्रफल। तब बताओ तो बल इतने गुण हो जाएगा, इतने में कवर हो गया तो ये स्टैंड हो गया। ये दोनों कहियो बराबर होगा है? अगर दिमाग होगा तो पता होगा कि नहीं बराबर नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। आवेग और संवेग, आवेग और संवेग। तो आवेग और संवेग। ठीक, आवेग और संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर एम भी। P बराबर क्या होता है? एम भी। ठीक, P बराबर एम भी। M क्या होता है? M को क्या होगा? द्रव्यमान है, द्रव्यमान को बीमा M। भी मतलब वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे त्वरण। विस्थापन बटे त्वरण। विस्थापन मतलब दूरी है L, नीचा में है आदि, सॉरी। वेग बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वही वेग किसको कहते हैं? वेग विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग। विस्थापन का, विस्थापन मतलब दूरी L, नीचा में T, L T माइनस 1, L T माइनस 1, ML T माइनस 1 हो गया। ठीक, अब देखो आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? सूत्र आवेग का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन और सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन का बल का क्या हम लोग क्या निकाले थे? ML T माइनस 1। एगो T S, S मतलब समय, तो गुना T। ML T माइनस 2 बल का निकाले थे। एगो T यहाँ, एगो T घट जाएगा तो आ जाएगा ML T माइनस 1। क्लियर। तो दोनों को विमा समान है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निकाल कर देख लेना। इससे पहले हमने संवेग का निकाला है, बल का निकाला है, इसलिए डायरेक्ट बल का लिख दिए हैं। वेग और त्वरण क्या कभी बराबर होगा? जस्ट अभी हम लोग वेग का निकाले हैं। वेग का क्या निकला था? L T माइनस 1। वेग का L T माइनस 1 निकला है और त्वरण का अभी हम लोग निकाले थे तो L T माइनस 2 आया था। तो दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी प्रकार का आपको समस्याएं हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिएगा। अगर अच्छा लगे सेशन तो शेयर कीजिएगा। अब साइंस शुरू हो गया है तो साइंस को अंतिम तक कराया जाएगा। थोड़ा ही होगा, लेट होगा समय के अनुसार, थोड़ा समय की पाबंदी की वजह से, तो लेकिन एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा और सभी पूरा बेस से तैयार कराया जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।